दिल्ली विश्वविद्यालय की 3 इमारतों का आज शिलान्यास। पीएम मोदी 3 इमारतों की रखेंगे आधारशिला। कॉफी टेबल पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे पीएम। आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी तैयार। लोकसभा 5 राज्यों के चुनावों को लेकर होगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जुलाई में करेंगे बैठक। सात जुलाई को पीएम मोदी का गोरखपुर दौरा। दोपहर 12 बजे गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में होंगे शामिल। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का दूसरा दिन। सिविल सोसाइटी के मेंबर से मिलेंगे राहुल। इजाजत मिली तो मोइरांग भी जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश को बैन करने वाली याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में हिंदू सेना ने लगाई है याचिका। भावनाएं आहत करने का है आरोप। अमरनाथ यात्रा में कल से यात्रियों का पहला जत्था रवाना। पहले दिन 2179 श्रद्धालुओं को बालटाल रूट के लिए टोकन मिला। 62 दिन तक यात्रा चलेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है दिल्ली से, जहां पर यूसीसी बिल को लेकर बैठक। संसदीय समिति ने बैठक बुलाई है। 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे होगी बैठक। तो 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे बैठक होगी। आम जानकारी आपको बता रहे हैं। मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लाने की तैयारी। तो मॉनसून सत्र में ही यूसीसी बिल लाने की तैयारी और संसदीय समिति ने बैठक बुलाई है। इस वक्त ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर संसदीय समिति की ओर से बैठक बुलाए जाने की बात सामने आई है। और मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लाने की तैयारी को लेकर अहम बात सामने आई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर यूसीसी बिल को लेकर बैठक। दिल्ली से ये अहम खबर, यूसीसी बिल को लेकर बैठक की बात। संसदीय समिति ने बैठक बुलाई है और संसदीय समिति की ओर से बैठक बुलाई गई है। 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे बैठक होगी। यूसीसी का मुद्दा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, चाहे विपक्षी हो या सत्ता पक्ष। इस मुद्दे पर लगातार अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आम खबर आपको बता दें, दिल्ली से खबर, यूसीसी बिल को लेकर बैठक। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लाने की तैयारी है। तो मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लाने की तैयारी और दिल्ली से खबर, यूसीसी बिल को लेकर बैठक की बात सामने आई है। यूसीसी बिल को लेकर बड़ी बैठक और संसदीय समिति ने बैठक बुलाई है। तो संसदीय समिति की ओर से बैठक बुलाए जाने की बात सामने आई है। आम खबर, 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे से बैठक होगी। 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे बैठक होगी। मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लाने की तैयारी। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। प्रवेश, यूसीसी बिल को लेकर अब बैठक की तारीख भी सामने आ चुकी है। देखिए, यूसीसी को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ही पक्ष जो हैं वो बड़े गंभीरता से बात कर रहे हैं। साथ ही साथ राजनीति भी यूसीसी को लेकर शुरू हो चुकी है। विपक्षी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले ये मुद्दा लेकर सरकार आ जाती है। अब तो बैठक भी हो रही है। क्या लग रहा है, जो मॉनसून सत्र में बिल लाने की तैयारी है वो सच नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो बैठक है ये लॉ एंड ऑर्डर की समिति के द्वारा बुलाई जा रही है और जिसकी अध्यक्षता सुशील मोदी करेंगे, जो राज्यसभा सांसद है। और उनकी अध्यक्षता में 31 सांसद और कमेटी के सदस्य 3 जुलाई को मौजूद रहेंगे। और यूसीसी बिल को लेकर मैं ये कहूंगा, यूसीसी पे चर्चा करने को लेकर ये बैठक होने जा रही है, जिसमें ये तय होगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी, उनकी राय ली जाएगी कि यूसीसी में क्या किस तरीके का प्रावधान होना चाहिए, या ये क्या किस तरीके से इसको लागू कर सकते हैं, या इस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी। और ये बैठक 3 जुलाई को 3 बजे होने जा रही है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी अध्यक्षता राज्यसभा से सांसद है सुशील मोदी करने जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए, यूसीसी को लेकर विवाद भी छिड़ा हुआ है। कई ऐसे दल हैं विपक्षी, जो एकता अभी हमने देखी थी, नजर आ रही थी लोकसभा चुनाव को लेकर। यूसीसी के चलते वो विपक्षी एकता में भी दरारें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कुछ दल ऐसे हैं जो यूसीसी का समर्थन में नजर आते हैं, जबकि कुछ ने, जैसे कांग्रेस ने साफ तौर पर इसका विरोध किया है। उनका तो ये भी कहना है कि आम जनता को यूसीसी का मतलब तक नहीं पता। ऐसे में यूसीसी का यह मुद्दा जो सरकार ने अभी अभी उठाया है, प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों से वापसी के बाद उठाया है, ये भला कितना असर डालेगा विपक्षों की एकजुटता में दरार लाने में?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी और शिवसेना ने अपने आप को न्यूट्रल मोड पर डाल दिया है। ना तो उन्होंने विरोध किया है और ना ही उन्होंने खुलकर अभी समर्थन दिया है। लेकिन बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस खुलकर इस बिल का विरोध कर रही है। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि ये प्रधानमंत्री मोदी की एक दो लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए एक रणनीति है, एक पासा फेंका गया है, जिससे वो चुनाव के लिए कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ रहे थे जो मिल गया है। और वरना अगर ऐसा कुछ भी नहीं था तो वो 9 साल से प्रधानमंत्री बने हुए, 9 साल पहले कभी उन्होंने इस बात का जिक्र तक नहीं किया, कभी इस मुद्दे को लेकर कहीं भी कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है तो इसको लेकर चर्चा हो रही है। और ये सबसे बड़ी बात जो है, ये कांग्रेस खुलकर विरोध कर रही है। और कांग्रेस के अलावा सिर्फ आम आदमी पार्टी और शिवसेना ने न्यूट्रल पर रहकर अभी समर्थन दिया है। जी बिल्कुल, देखिए कुछ दलों का न्यूट्रल रिएक्शन सामने आया है जबकि कुछ खुलकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में सरकार यूसीसी पर क्या कुछ अहम कदम उठाएगी, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि राजनीति एक तरफ, लेकिन अगर मुद्दा सरकार की ओर से उठाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा। किस तरीके के एक्शन का इंतजार है? क्या मॉनसून सत्र में वाकई जो बिल है वो लेकर आया जा सकता है? जी देखिए, बिल्कुल जब 3 जुलाई को ये बैठक होगी तो उसमें इस बात पर तय हो जाएगा कि इस बिल को क्या प्रारूप देना है, या ये कहें क्या योजना बनानी है और किस प्रकार इसको लेकर आना है। ये 3 जुलाई को मैं आपको बता दूं साफ साफ जाहिर हो जाएगा। और उसके बाद ये रणनीति भी साफ हो जाएगी। और सरकार की जो मंशा है, सरकार के जो नियत है, मुझे लगता है कि वो इसी संसद सत्र में जो है इस बिल को लाने की पूरी तैयारी करेगी, योजना बनाएगी। क्योंकि सरकार जानती है कि किसी भी मुद्दे को कहकर अगर शांति से ठंडे बस्ते में रख दिया तो उससे नुकसान सरकार को होता है। लेकिन अगर उसमें तुरंत एक्शन लिया जाता है तो उस बात का थोड़ा वजन बढ़ता है। और इसीलिए सरकार ने ये जिस तरीके की ये बैठक है, ये इस तरफ इंडिकेट कर रही है कि कहीं ना कहीं सरकार इस बात को लेकर बहुत जल्दी कुछ ना कुछ एक्शन मोड करने वाली है। बिल्कुल, देखिए सरकार की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है इस सब पर भी नजर बनाए रखिएगा। प्रवेश फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह आम खबर जहां पर 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में चर्चा होगी मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लाने की तैयारी को लेकर। यह आम खबर आपको बता रहे हैं, यूसीसी बिल मॉनसून सत्र में बताया जा रहा है कि लाया जा सकता है। दिल्ली से आम खबर, क्या कुछ अहम चीजें इस बैठक में चर्चा में सामने आती हैं वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल संसदीय समिति ने 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे बैठक बुलाई है। और अगली खबर है प्रयागराज से, जहां पर अतीक के अवैध साम्राज्य पर होगी बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर के तहत संपत्ति को जब्त करेगी योगी सरकार। कुर्क होगी 3 अरब 45 करोड़ 47 लाख की संपत्ति। गैंगस्टर एक्ट की धारा 16 व 17 के तहत कार्रवाई की बात। माफिया परिवार ने नहीं दिया संपत्तियों को अर्जित करने का सोर्स। तय समय सीमा के अंदर परिवार को विवरण देना था। प्रशासन कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी में जुटा हुआ है और जब्त होने वाली संपत्ति करेली, चकिया, कसारी और मसारी में, झूसी, पूरा मुफ्ती, झलवा, कौशाम्बी और लखनऊ में भी संपत्ति है और जब्त होने के बाद सरकार के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होगी। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम जानकारी, जहां पर कुर्क संपत्तियों को जब्त लगातार कर रहा है प्रशासन। और इन संपत्तियों को बताया जाए तो करेली, चकिया, कसारी, मसारी, लखनऊ, इन सभी जगहों पर संपत्ति है। प्रशासन कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी में जुटा हुआ है। विनय मिश्रा हमारे साथ में प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। विनय, लगातार अतीक अशरफ की संपत्तियों को जब्त कर रहा है प्रशासन। कई जगहों पर बताया जा रहा है संपत्ति है, कई जगहों पर ऐसी भी जानकारी है जो अब तक सरकार के पास नहीं पहुंची है, लेकिन सरकार तलाश में है उन सभी संपत्तियों को जो अतीक या बेनामी संपत्ति के तौर पर सामने आई है। ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है सरकार की ओर से। जी बिल्कुल, ये बड़ा एक्शन माना जा सकता है कि उजागर हुई उन पर पुनः फिर से कार्रवाई की जाएगी। और ये करोड़ों की संपत्ति कही जा सकती है, जिस पर आज चकिया, कसारी, मसारी और जगहों पे जो है लखनऊ समेत कई जगहों पे करोड़ संपत्ति है, जिस पर जो है आज फिर से इस पर जो है सरकार की निगाहें कब से टिकी हुई थी। आज इसको जब्त करके जो है सरकारी अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा। जी बिल्कुल, क्या लगता है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इसके पहले भी अतीक अशरफ की जो जमीन थी, यहाँ पर जिस तरीके से फ्लैट्स निर्माण किए गए थे, उनकी चाबी मुख्यमंत्री खुद सौंपेंगे लाभार्थियों को। तो ऐसे में सरकार के लिए ये बड़ी सफलता भी है, क्योंकि बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के लिए लगातार सरकार पहले से एक्शन मोड में है। इसके साथ ही जो बेनामी संपत्ति है उन पर बुलडोजर भी प्रशासन का चलता रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो माफिया है उनको मिट्टी में मिलाने का कार्य सरकार करेगी।
और उनकी संपत्तियों को जब्त कर जो है उसको जो है गरीबों को उसकी चाबी सौंपेगी। तो उसी क्रम में आज जो है मुख्यमंत्री प्रयागराज आ रहे हैं और लगभग अभी कुछ ही क्षणों में वो पहुंचने वाले हैं प्रयागराज। और जो अपार्टमेंट है, फ्लैट्स बने हैं, उनकी चाबी जो है गरीबों को सौंपी जाएगी, जिस पर आज यहाँ पे लोगों में खुशी का माहौल है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 3 अरब 45 करोड़ 47 लाख की संपत्तियों की कुर्की की बात सरकार की ओर से सामने आई है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 16 व 17 के तहत ये बड़ी कार्रवाई होगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, माफिया परिवार ने संपत्तियां अर्जित करने का सोर्स नहीं दिया था और तय समय सीमा के अंदर परिवार को विवरण देना था। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सपा जुटी हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बैठक करेंगे और सपा कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। जातीय जनगणना, सामाजिक रथ यात्रा को लेकर बैठक समाजवादी पार्टी यूसीसी को भी मुद्दा बनाएगी। अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से यूसीसी को भी मुद्दा बनाया जाएगा और सपा बैठक में अब कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। जातीय जनगणना, सामाजिक रथ यात्रा को लेकर बैठक होगी। सपा कार्यालय में लगातार बैठकें हो रही हैं। आज अखिलेश यादव बैठक करेंगे, तो आज अखिलेश यादव की अहम बैठक होगी। इस वक्त की अहम जानकारी, सपा कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो लगातार सपा कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल अहम खबर आपको बता रहे हैं, जातीय जनगणना और सामाजिक रथ यात्रा को लेकर बड़ी बैठक। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर तस्वीरें दिखाते हैं। आज प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। मेट्रो के भीतर की ये तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीयू के छात्रों के साथ मेट्रो में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। और आज डीयू के 100 साल पूरे होने पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर ये तस्वीरें हैं। जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरों में नजर आ रही हैं। सीधी तस्वीरें दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली से प्रधानमंत्री की ये सीधी तस्वीरें। जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत से कोलैबोरेट कर रही है। आपको हाल में याद होगा कि जो आर्टेमिस, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस के दौरे पर गए थे, तो स्पेस में कोलैबोरेशन की बात हुई जी। और यही वजह है कि दर्शाता है कि आज जो डेवलप इकोनॉमीज हैं वो भारत के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं। और रीजन ये है कि एक टॉप लीडरशिप आपको मिलती है और भारत के यंग माइंड और यंग टैलेंट है, जिस पर दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है वो दाव लगाने को तैयार है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन इसलिए आज इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस नए डेकेड के अंदर जब भारत एक नए लीडरशिप रोल को लेने को आगे बढ़ रहा है, G20 जैसे समिट की मेजबानी करने जा रहा है। और ऐसी समय में जब डीयू जैसी संस्था, एक इंस्टीट्यूशन जो अपने 100 साल पूरे कर रही है, तो अब अगले जो इंपॉर्टेंट है, अगले 25 साल में डीयू जैसे संस्थान के क्या कुछ बड़े कमिटमेंट्स हो सकते हैं, क्या ग्लोबल कमिटमेंट्स हो सकते हैं, जिससे कि वो इंपॉर्टेंट विजन के तहत आगे आ सके। तो इन तमाम चीजों के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एड्रेस होगा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो यंगस्टर्स का कनेक्ट है, तो कहते हैं पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जाहिर तौर पर जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में काफी कुछ कह रही हैं। जी अरुण, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हो चुके हैं। और आप देखिए यहाँ पर इसी कड़ी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के साथ नजर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 100 साल पूरे होने के मौके पर आज यहाँ पर छात्रों से मुलाकात की है। और मेट्रो के भीतर की ये तस्वीरें हैं। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। सीधी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हुए हैं। और इस खास मौके पर किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं से बातचीत की है खुद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो सफर में पीएम मोदी की लोगों के साथ चर्चा की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो मेट्रो सफर में प्रधानमंत्री मोदी लोगों के साथ बातचीत करते हुए, चर्चा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं। कई अहम लोगों से यहाँ पर चर्चा करते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें जहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हुए और 100 साल पूरे होने के मौके पर छात्र छात्राओं से बात की है पीएम मोदी ने। लोगों के साथ चर्चा की है मेट्रो के भीतर, और यंगस्टर्स से उनका जो खास कनेक्शन रहता है वो इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। किस तरीके से युवाओं के साथ जुड़ते हैं, वो बातचीत करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार वो बच्चों से भी जुड़ने तक का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर भी छात्र छात्राओं के साथ बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हो गए हैं, और इसी कड़ी में आज यहाँ के छात्र छात्राओं के साथ पीएम मोदी ने मेट्रो सफर में चर्चा की है। तो मेट्रो सफर के दौरान यहाँ पर चर्चा करते हुए नजर आए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे, और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। मेट्रो सफर में पीएम मोदी की लोगों के साथ चर्चा। मेट्रो सफर में पीएम मोदी की लोगों के साथ चर्चा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। तो डीयू के शताब्दी समारोह के मेहमान प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो में सफर करने के दौरान यहां पर किस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं। और दिल्ली से पीएम मोदी की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देखिए किस तरीके से लोगों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मेट्रो सफर में पीएम मोदी दिखाई दे रहे हैं। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में जहां उन्होंने छात्र छात्राओं से बातचीत की है मेट्रो सफर के दौरान, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के बीच जाकर जो बच्चे यहां पर मौजूद थे, जो छात्र छात्राएं यहां पर मौजूद थे, उनसे भी मुलाकात की है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ मेट्रो में चर्चा, तो वहीं दूसरी ओर जो छात्र छात्राएं हैं उनसे मुलाकात भी की है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के मौके पर यह तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। पीएम मोदी डीयू के शताब्दी समारोह में शामिल हुए हैं, और यहाँ पर लोगों से मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्र छात्राएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही डीयू के जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं वो भी इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डीयू के शताब्दी समारोह के मेहमान हैं प्रधानमंत्री मोदी, और यहाँ पर लोगों के साथ बातचीत करते, एक तरफ आपको बता दें कि मेट्रो से सफर कर वो डीयू पहुंचे, मेट्रो में बैठे और उन्होंने यहाँ पर लोगों से बातचीत की, बच्चों से बातचीत की है। और दूसरी तस्वीर है जहाँ पर डीयू है, और आज डीयू को 3 भवनों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री निवास से डीयू तक मेट्रो का वो सफर जिसमें बच्चों से बातचीत करते नजर आए हैं, छात्र छात्राओं से बातचीत करते नजर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए किस तरीके से यहां पर जो डीयू के भीतर छात्र छात्राएं हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनके भी साथ बातचीत की। आज डीयू का जब शताब्दी समारोह है, जब 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री की ओर से यहां पर सौगात दिए जाने की बात सामने आई है। 3 भवनों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी। छात्रों शिक्षकों से मुलाकात और शिक्षा पर बात साफ तौर पर नजर आ रही है। डीयू के 100 साल, पीएम देंगे स्पेशल सौगात। आज खास मौके पर स्पेशल सौगात पीएम की ओर से दी जाएगी। प्रधानमंत्री निवास से लेकर डीयू तक का सफर उन्होंने खुद मेट्रो से तय किया और मेट्रो में किस तरीके से छात्रों के साथ यहाँ पर बातचीत करते नजर आए वो भी इन तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। छात्र छात्राओं से यहाँ पर उन्होंने बातचीत की है। दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। और डीयू के शताब्दी समारोह के मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री निवास से जब वो इस कार्यक्रम स्थल तक डीयू तक जाने के लिए निकले तो उन्होंने मेट्रो से अपने सफर को तय किया। मेट्रो में छात्र छात्राओं के साथ में बातचीत की है और उसके बाद आप देखिए जब वो डीयू पहुंचे तो डीयू में किस तरीके से जो शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं हैं उनसे भी बातचीत हुई है वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो आज डीयू के शताब्दी समारोह के मौके पर मेहमान के तौर पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। यहां पर बड़ी सौगातें भी देंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अहम खबर आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर सपा ने बीजेपी पर हमला बोला है और बारिश ने आते ही भाजपाई विकास का सच दिखा दिया। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर काशी को क्योटो बनाने चले थे लेकिन वेनिस बना दिया। ये बड़ी बातें और साफ तौर पर हमला यहां पर सपा की ओर से बीजेपी पर बोला गया है। उन्होंने कहा कि बारिश के आते ही सच दिखा दिया। एक तरफ काशी को क्योटो बनाने चले थे लेकिन वेनिस बना देने की बात अखिलेश यादव ने की है। लखनऊ से खबर। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस तरीके से बड़ा हमला बोला गया है। बारिश ने आते ही भाजपाई विकास का सच दिखा दिया। अपने इस ट्वीट में ये अहम बातें भी अखिलेश यादव ने कही हैं। तो अपने इस ट्वीट में अहम बातें कहते नजर आए हैं अखिलेश यादव। लखनऊ से अहम खबर। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर अहम बातें कही। ट्वीट कर सपा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। ट्वीट कर सपा की ओर से बीजेपी पर हमला किया गया है और बारिश ने आते ही भाजपाई विकास का सच दिखा दिया, ऐसा कहना है। और काशी को क्योटो बनाने चले थे लेकिन वेनिस बना दिया। तो काशी को क्योटो बनाने की बात बीजेपी की ओर से की गई थी। अब उसी बात को कोट करते हुए यहाँ पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी को घेरा और कहा कि काशी को वेनिस बना दिया। ट्वीट कर सपा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। बारिश ने आते ही भाजपाई विकास का सच दिखा दिया। ये सारी बड़ी बातें अखिलेश यादव के ट्वीट में साफ तौर पर नजर आई हैं। और अगली खबर है बाराबंकी से, जहां पर मुख्तार अंसारी फर्जी एम्बुलेंस गैंगस्टर मामला। दोनों मामलों में आरोप तय होने के बाद शुरू हुआ ट्रायल। तो आरोप तय होने के बाद ट्रायल शुरू। आज गैंगस्टर मामले में मुख्तार पर सुनवाई होगी। 4 जुलाई को एम्बुलेंस मामले में ट्रायल की सुनवाई होगी। 4 जुलाई को एम्बुलेंस के मामले में होगी ट्रायल की सुनवाई। सीजेएम 19 और एमपी एमएलए कोर्ट तय कर चुकी आरोप। मुख्तार और 12 गुर्गों पर आरोप तय किए गए। दोनों मामलों में 22 जून को हुई पेशी में अब आरोप तय किए गए। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त, आम जानकारी, जहां पर दोनों मामलों में आरोप तय होने के बाद ट्रायल शुरू हुआ। तो दोनों ही मामलों में आरोप तय होने के बाद ट्रायल शुरू होने की बात कही गई है। आज गैंगस्टर मामले में मुख्तार पर सुनवाई होगी। तो आज गैंगस्टर के मामले में मुख्तार पर होगी सुनवाई। 4 जुलाई को एम्बुलेंस मामले में ट्रायल की सुनवाई होगी। और सीजेएम 19 और एमपी एमएलए कोर्ट आरोप तय कर चुकी है। दोनों ही मामलों में 22 जून को बताया जा रहा है आरोप तय होने के बाद पेशी। बाराबंकी से खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दोनों मामलों में आरोप तय होने के बाद अब ट्रायल शुरू होने की बात सामने आई है। तो दोनों मामलों में आरोप तय होने के बाद ट्रायल शुरू होने की बात कही गई। आज गैंगस्टर मामले में मुख्तार पर सुनवाई होगी। गैंगस्टर मामले में आज मुख्तार पर होगी सुनवाई। इस वक्त की आम खबर, 4 जुलाई को एम्बुलेंस मामले में ट्रायल की सुनवाई की जाएगी। तो 4 जुलाई को एम्बुलेंस के मामले में ट्रायल की सुनवाई की जाएगी। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सीजेएम 19 और एमपी एमएलए कोर्ट आरोप तय कर चुकी है। मुख्तार और 12 गुर्गों पर आरोप तय किए गए।
दोनों मामलों में 22 जून को पेशी में तय किए गए आरोप। तो दोनों ही मामलों में 22 जून को पेशी में आरोप तय किए जाने के बाद बाराबंकी से खबर मुख्तार अंसारी फर्जी एम्बुलेंस गैंगस्टर मामले में यह अहम खबर सामने आई है। और दोनों ही मामलों में आरोप तय होने के बाद अब ट्रायल की बात। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम 19 और एमपी एमएलए कोर्ट आरोप तय कर चुकी है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मुख्तार और 12 गुर्गों पर आरोप तय किए जाने की बात कही गई है। मुख्तार और 12 गुर्गों पर आरोप तय किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और फर्जी एम्बुलेंस गैंगस्टर मामले में अब ट्रायल की बात कही जा रही है। तो इस वक्त की ये अहम खबर। आज गैंगस्टर मामले को लेकर ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 4 जुलाई को एम्बुलेंस मामले में ट्रायल की सुनवाई होगी। तो 4 जुलाई को एम्बुलेंस के मामले में ट्रायल की सुनवाई। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर इस पूरे मामले में ट्रायल की सुनवाई। मुख्तार अंसारी के मामले में आरोप पहले ही तय हो गए हैं। ट्रायल को लेकर सुनवाई की बात सामने आई है। तो एम्बुलेंस मामले में अब ट्रायल की बात सामने आ रही है। बाराबंकी में मुख्तार अंसारी फर्जी एम्बुलेंस गैंगस्टर मामले से जुड़ी ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दोनों ही मामलों में आरोप तय होने के बाद ट्रायल शुरू हुआ। तो दोनों ही मामलों में आरोप तय होने के बाद ट्रायल शुरू। आज गैंगस्टर मामले में मुख्तार पर सुनवाई होगी। और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज पूरे मामले में सुनवाई की बात सामने आई है। 4 जुलाई को एम्बुलेंस मामले में ट्रायल की सुनवाई होगी। तो 4 जुलाई को एम्बुलेंस के मामले में होगी ट्रायल की सुनवाई। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाराबंकी में मुख्तार अंसारी फर्जी एम्बुलेंस गैंगस्टर मामले से जुड़ी अहम जानकारी। दोनों ही मामलों में आरोप तय होने के बाद ट्रायल शुरू हुआ। तो दोनों ही मामलों में आरोप तय होने के बाद ट्रायल शुरू होने की बात। आज गैंगस्टर मामले में मुख्तार पर सुनवाई होगी। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, 4 जुलाई को एम्बुलेंस मामले में ट्रायल की सुनवाई की बात कही गई है। जम्मू कश्मीर से अगली खबर, जहां पर 2023 की अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। जम्मू से पहला जत्था रवाना कर दिया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई है। जम्मू बेस कैंप से पहले जत्थे को रवाना किए जाने की बात सामने आई है। कुल 3,488 यात्री जम्मू से पहले जत्थे में रवाना हो गए हैं। और यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 2023 की अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है और पहला जत्था जम्मू से रवाना किया जा चुका है। तो जम्मू से पहले जत्थे को रवाना किया गया है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। कुल 3,488 यात्रियों को अब आगे रवाना कर दिया गया है। आम जानकारी जम्मू कश्मीर से आपको हम बता रहे हैं। 2023 की अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। और 2023 की अमरनाथ यात्रा में 3,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं और पहले जत्थे को बेस कैंप से रवाना कर दिया गया है। और इन यात्रियों में बेहद उत्साह भी देखने को मिला है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर रुक करते हैं मैनपुरी से, जहां पर वृद्ध की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई है। परचून की दुकान के बाहर सो रहे थे वृद्ध, सिर पर कई वार करके हत्या किए जाने की बात सामने आई है। परिजनों का आरोप लगा रंजिश के तहत हत्या की गई। परिवार में हुई छेड़छाड़ की घटना की पैरवी कर रहे थे मृतक। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के थाना विछवा के लाहुरीपुर गांव की पूरी घटना है। सिर पर कई वार कर वृद्ध की हत्या किए जाने की बात सामने आई है। तो इस वक्त की आम खबर, परिजनों का आरोप है कि रंजिश के तहत हत्या की गई है। तो परिजनों का आरोप की रंजिश के तहत की गई हत्या। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम जानकारी, परिवार में हुई छेड़छाड़ की घटना की पैरवी कर रहे थे और पुलिस पूरे घटना की जांच में
जुटी हुई है। तो पुलिस ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर थाना बिछवा के लाहुरीपुर गांव की पूरी घटना बताई गई है। तो थाना बिछवा के लाहुरीपुर गांव की पूरी घटना है। मैनपुरी से खबर, वृद्ध की ईंट से कुचलकर हत्या की गई। तो ईंट से कुचलकर वृद्ध की हत्या। परचून की दुकान के बाहर सो रहे थे वृद्ध और सिर पर कई वार कर हत्या किए जाने की बात कही गई है। तो सिर पर कई वार कर हत्या की गई। परिजनों का आरोप, रंजिश के तहत हत्या हुई है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। तो इस पूरे मामले में पुलिस घटना की जांच कर रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना बिछवा के लाहुरीपुर गांव की पूरी घटना बताई गई है। और मैनपुरी से खबर, वृद्ध की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। तो मैनपुरी में एक वृद्ध को बड़ी ही बेरहमी से ईंटों से कुचलकर मार डाला। परचून की दुकान करते थे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रजीत जुड़ चुके हैं मैनपुरी से। चंद्रजीत, मैनपुरी में एक वृद्ध की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या हुई है, पूरा मामला क्या था, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बता दें, ये पूरा मामला बिछमा थाना क्षेत्र के लाहुरी गांव का है, जहां पर एक जो वृद्ध है जिनकी उम्र 65 साल बताई गई है, परचून की दुकान के बाहर सो रहे थे, जिनका नाम हाकिम सिंह है। और रात को सोते समय इनको ईंट पत्थर से कुचलकर इनकी हत्या की है। भाई परिजनों ने जो आरोप लगाया है, तो उनका कहना है, परिजनों का कहना है कि रंजिश के तहत इनकी हत्या की हुई थी, क्योंकि कुछ ही दिन पूर्व इनके जो देवर हैं उनकी बहू के साथ गांव गई किसी व्यक्ति ने छेड़खानी की थी। यही आरोप अभी परिजन लगा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और वही पुलिस घटना की जांच में जुटी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंद्रजीत आपका अधिक जानकारी के लिए। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना बिछवा के लाहुरीपुर गांव की पूरी घटना बताई गई है। मैनपुरी से अहम खबर। अच्छा, हाँ, क्या? अच्छा, कौन? ये थाना बिछवा के लाहौरीपुरा गांव में एक वृद्ध हैं हाकिम सिंह, ये करीब उम्र है 70 साल की। ये गांव के बाहर इनकी एक परचून की दुकान है, उसके बाहर तख्ते पर सो रहे थे। तो रात में इनकी ईंट से सिर पे वार करके हत्या कर दी गई है, जिस पे उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है, तहरीर प्राप्त की जा रही है और हत्या के कारणों का सारा पता लगाया जा रहा है। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ यशी शुक्ला और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। जम्मू से पहला जत्था अमरनाथ के लिए रवाना किया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जम्मू से ये पहला जत्था किया गया है रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। जम्मू बेस कैंप से पहले जत्थे को किया गया है रवाना। जम्मू से पहले जत्थे को रवाना किया गया। 2023 की अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। जम्मू बेस कैंप से पहले जत्थे को किया गया है रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। जम्मू बेस कैंप से पहले जत्थे को रवाना किया गया है।
जम्मू से पहला जत्था रवाना किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। चंदौली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पानी भरे खेत में युवक का मिला है शव। आपको बता दें कि हत्या कर शव फेंके जाने की जताई जा रही आशंका। सीवो स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस शव को शिनाख्त में जुटी हुई है। सैयद राजा थाने के सवैया पट्टीदारी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। सीओ व स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद। सैयद राजा थाना के सवैया पट्टीदारी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। राजनांदगांव जिले में हो रही लगातार दोपहिया वाहनों की चोरी को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और रात में गश्त पेट्रोलिंग के दौरान वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के पास से दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं और आरोपी ने राजनांदगांव, डोंगरगढ़ एवं रायपुर से दोपहिया वाहनों की चोरी की थी। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है। पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग क्षेत्र में की जाती है और कल इसी दरमियान रात्रि में एक देव नेताम पिता सूरज नेताम सेरीखेड़ी रायपुर का रहने वाला है, जो कि रात में संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पाया गया, जिससे पूछताछ करने पर उसके पास एक मोटरसाइकिल मिली है जो कि चोरी की होना पाई गई है। उसमें सही नंबर प्लेट नहीं है और उसके और अन्य 2 गाड़ियों का पता चला है। उसमें भी जाँच कर और भी अग्रिम कार्रवाई करके और अन्य गाड़ियों का पता लग सकता है। फिलहाल में उसे हिरासत में लिया गया और उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में कांग्रेस का बूथ चलो अभियान जोरों पर है और इसी के तहत बेमेतरा विधानसभा प्रभारी व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया बेमेतरा पहुंचे और साथ में बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा, नगरपालिका अध्यक्ष शकुंतला साहू, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां पर बूथ स्तर पर प्रभारी एवं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं विधानसभा क्षेत्र के डहरिया में पदाधिकारियों ने समीक्षा बैठक की, जहां प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही बूथ को मजबूत करने के प्रभारियों को निर्देशित किया गया। इसके अलावा नगरीय निकाय में सिंगौरी वार्ड तालाब सौंदर्यीकरण चौपाटी फेज 2 सामुदायिक विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की घोषणा भी की जाए और आने वाले चुनाव में भारी बहुमत के साथ प्रदेश व केंद्र की कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कही जा रही है। माननीय विधायक जी ने मांग की थी तालाब का सौंदर्यीकरण का, यहाँ एक चौपाटी निर्माण की मांग की थी, सामुदायिक भवन की मांग की थी, एक हमारे क्रिश्चियन समाज के लिए मुक्ति धाम की मांग की थी, चर्च नहीं मुक्ति धाम की मांग की थी। तो इन सब के लिए मैंने 2 करोड़ रुपया की घोषणा की है और यहाँ के सीएमओ को निर्देश दिया है जल्दी प्रस्ताव भेजे ताकि काम जल्दी प्रारंभ किया जा सके। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुसार हर वर्ष 10 से 15 अक्टूबर तक नदियों में रेत उत्खनन पर रोक लगाई जाती है, तो वहीं धमतरी में रेत घाटों पर प्रतिबंध के बावजूद चैन मशीनों से अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण के चलते जिला प्रशासन और खनिज अधिकारी मूक दर्शक बना हुआ है। सफेदपोश नेता और रेत माफिया जिले में खनिज संपदा को लूटने में लगे हुए हैं।
धमतरी जिले में जिला प्रशासन की लापरवाही और खनिज विभाग की लापरवाही की वजह से सभी जगह का जो रेत खदान का जो अवधि था 14 मई के बाद समाप्त हो गया है, फिर भी धड़ल्ले से रेत खदान चल रहा है। इसके लिए सीधा जिला प्रशासन ही जिम्मेदार है। मैं आपके माध्यम से पूरा क्षेत्र के जनता की भावनाओं को कदर करते हुए जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि अवैध उत्खनन में तत्काल रोक लगाए और जो भी अवैध उत्खनन कर रहे हैं ठेकेदार, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए। ये जिला के पूर्व विकास खंड के ग्राम सेलदीप से जो रोड है जो मेघा को जोड़ती है, उस रोड में हम मौजूद है। यहाँ पे मंदरौत के नाम से एक खदान का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंदरौत जो खदान है वो इसके आगे है और उसका जो टेंडर का डेट था वो समाप्त हो चुका है। बावजूद इसके मंदरौत के नाम से इस खदान को चलाया जा रहा है अवैध रूप से। जो 14 खदानें हैं उनको अनुमति है और उस अनुमति की सूची में मंदरौत खदान का कोई उल्लेख नहीं है। और बारिश की स्थिति को देखते हुए 10 जून से 15 अक्टूबर तक के लिए शासन द्वारा सभी रेल घाटों को बंद किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस प्रकार से 2 जेसीबी मशीन के माध्यम से हाईवा जो है उसको लोड किया जा रहा है। इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी दूरी पर 7 जेसीबी मशीन जो है लगाया गया है इस खदान में रेत लोड करने के लिए। और हमारे द्वारा अभी धमतरी के जो सहायक खनिज अधिकारी है बजरंग पैकरा, उनको फ़ोन कर सारी जानकारी सारी डिटेल बताया गया है। उन्होंने रेत घाट पे टीम भेजने की बात कही है। देखना होगा कि अब वो टीम भेजते हैं या उनकी टीम आने से पहले यहाँ से जो जेसीबी मशीन है और जो हाईवा है उनको निकाल दिया जाएगा। पर फरीदाबाद से जहां पर सेक्टर 12 कोट परिसर की मुख्य सड़क की ये खबर, जहां पर कांग्रेसी नेता सुमित गौड़ के कार्यालय की जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि फरीदाबाद में लोग नरक से बदतर जीवन जी रहे हैं और इसी को लेकर आम लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इससे पहले वो सड़कों पर जलभराव में नाव चलाते हुए भी नजर आए थे, पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने नाव किराए पर देते हुए नजर आए और कहा कि बीजेपी सरकार में लोगों के घर घर में सीवर का गंदा पानी घुस गया है और इसका उदाहरण पूरे एनआईटी पूरा फरीदाबाद भुगत रहा है। फरीदाबाद के लोग अब सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह की तस्वीरें भी वायरल पर बीजेपी की सरकार की वजह से लोग नरके में जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन अभी तक भी जो बीजेपी की सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी नर्क सिटी बन गई है, उसी के तहत करा। आज मात्र 2 घंटे की बारिश में पूरा शहर जो जलमग्न हो गया है, लोग परेशान, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है। सलम कॉलोनी में 3-3, 4-4 फुट पानी भर चुका है। पदम नगर में लोगों के फ्रिज में आग लग चुकी है। सरकार को इसके भ्रष्ट अधिकारियों को जगाने का प्रयास मैंने किया है। पहले मैंने नाव भी चलाई थी शहर में, कूड़े के ढेर पे भी बैठा था, दूरबीन से विकास कार्य ढूंढे, बीजेपी के नेता ढूंढे, कोई नहीं मिला। उसी कड़ी में आज मैंने ये नई वो करा कि किराए पे भी नाव देंगे। एक तमाचा मारने का, एक आईना दिखाने का काम मैं कर रहा हूँ। आज प्रदर्शन का मेन कारण है जो फरीदाबाद में जगह जगह जल भराव हुआ है। बारिश चंद मिनटों की या 1-8 घंटे की हुई थी, उसी में जगह जगह पानी भरा है, सिवाय कुछ सेक्टरों को छोड़ के जहाँ हमारे वीआईपी नेता मंत्री रहते हैं। तो क्या जहाँ नेता मंत्री रहते हैं वही एरिया साफ सुथरा होना चाहिए, वहीं जल भराव नहीं होना चाहिए? बाकी जनता इस गंदे पानी में रहने को, चलने को, सोने को मजबूर है। ऐसा क्यों? बात करते हैं आप अपने विकास कार्यों की। बीजेपी वालों, आपको कह रही हूँ मैं, क्या विकास किया है? विकास तो आपके सामने है कि फरीदाबाद कोर्ट के सामने इतना पानी भरा है, बाकी इलाकों की तो मैं गिनती ही क्या करवाऊं। दुमका सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चांद भैरव, फूलो झानो एवं सभी झारखंड के वीरों को याद कर शत शत नमन करते हुए पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जहां पर पुलिस अधीक्षक ने जिलेवासियों से कहा, आइए हम सभी मिलकर वीर शहीदों के सपनों को साकार करते हुए समृद्ध एवं सशक्त झारखंड बनाएं। खबर खंडवा से, जहां पर ओमकारेश्वर में जयसवाल धर्मशाला में बंजारा समाज का महाधिवेशन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बंजारा समाज के नेता, राजनेता, सांसद, विधायक, अधिकारी सहित समाज के वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में मध्य प्रदेश में निवासरत इस समस्त बंजारा समाज को आरक्षण दिया जाए। कार्यक्रम में कर्नाटक राज्य से उमेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में बंजारा समाज को टिकट दिलाऊंगा, जीतने की तैयारी करने की बात की। वहीं बंजारा युवा संघ प्रदेश अध्यक्ष राम पवार ने अपने उद्बोधन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खूब खरी खोटी सुनाई है।
घोषणाओं का क्रियान्वयन करने की बात कही। बंजारा समाज वर्तमान सरकार से नाराज है। 10 राज्यों से सामाजिक राजनेताओं का दर्द सुनाया। अधिवेशन कार्यक्रम में मंच से समाज को जागरूक करने का काम किया गया। मैं यही बोल रहा हूँ, कर्नाटका में 20 लाख 40 लाख लोग हमारे स्ट्रेंथ है। वहाँ पे 70 साल के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर जिताकर MP बनाई है, तो यहाँ पर भी वैसे होगा कि यहाँ पे टिकट देंगे और हम जीतेंगे। समाज को एक ही संदेश दिया है चाहिए, गरीब समाज है, मेहनती समाज है, मेहनत करने वाली समाज है और सबके साथ मिलजुल कर रहने वाली समाज है। ये हमारे जो रामराव महाराज, संत जवाहरलाल महाराज उनके जो मार्गदर्शन है, चलकर हम एक रहना चाहिए। एक रहे तो हमको हर चीज़ मिलती है, ये संदेश दिया। आपका परिचय? मैं डॉक्टर उमेश यादव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर्नाटका, गुलबर्गा से हूँ। खबर खंडवा से, जहां पर ओमकारेश्वर जायसवाल धर्मशाला में बंजारा समाज का महाधिवेशन कार्यक्रम संपन्न हुआ और बंजारा समाज के नेता, राजनेता, सांसद, विधायक, अधिकारी सहित समाज के वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में मध्य प्रदेश में निवासरत समस्त बंजारा समाज को आरक्षण दिया। मेरे पास कम से कम पूरे जब देश स्वतंत्र 33 में मेरा बिल्कुल बताया वहां पे अनेक बार का हुआ होगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। पिछले 3 साल में एक भी क्षण बर्बाद ना करते हुए NEP को लागू करने में पूरा जिम्मेवारी ली। आज दिल्ली विश्वविद्यालय पहली बार देश में अंतर्राष्ट्रीय QS रैंकिंग में NEP लागू होने के बाद 500 की ब्रैकेट में देश की 11 इंस्टीट्यूशन आए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय भी उसी में है। मैं आपको बधाई देता हूं। और NRF जो हमारी देश की निजस्व परिषद बनते जा रहा है, उसमें से तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक कॉलेज स्थायी रूप में 1, 2, 3, 4 करके बैठ गए हैं। आपको भी बधाई, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज को। मित्रों, संजोग देखिए, विश्व के तमाम नेतृत्व अभी G20 की अध्यक्षता के कारण भारत आ रहे हैं। शिक्षा विभाग की भी चर्चा हुई। रिसर्च, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर स्किल्स, फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी के ऊपर भारत की एजेंडा और विशेष करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दृष्टि में जो कहा गया है, उस सारे विषय पे आज विश्व की नेतृत्व भारत की मानों को मानने के लिए तैयार है। इसी समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेवारी को सिर्फ भारत के अंदर नहीं रखा है, विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी को इकट्ठा करके उनको उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा कि आप शायद G20 के सदस्य देश नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं आपकी जिम्मेवारी लेना चाहता हूं। विश्व की गरीब देशों की नुमाइंदगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनकी जो आकांक्षा, अपेक्षा विश्व की पटल पर प्रतिफलित हो, इसके बारे में आज प्रधानमंत्री जी ने एक नई ऊंचाई खड़ा किया है। विश्व की सामान्य लोग, ऐसे ही नहीं कहा जाता है विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व की जिम्मेवारी लेना भी उतना ही महत्व है। आज प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल साउथ कॉन्क्लेव बुला के उसकी जिम्मेवारी लिया। मित्रों, आज आवश्यकता है इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वैश्विक नागरिक बनाने के लिए। इस कोरोना ने दुनिया को परिचित कराया भारत की जिम्मेवारी क्या होता है। वो दिन याद करिए, एक समय था भारत की आवश्यक चीजों के लिए, खाद्यान्नों के लिए भी बाहर से आयात करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था।
आज वो शुभ क्षण आ चुका है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। उसी समय में कोरोना ने यह सिद्ध किया, प्रधानमंत्री जी ने सफल नेतृत्व के कारण देश को तो संभाला। आज विश्व की 140 देशों में भारत से उत्पादित मेडिसिन पहुंची है। ये भारत की नई परिचय हो रहा है। मित्रों, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। संसद की नई भवन बन गई। लेटर एंड स्पिरिट में सबसे विशाल काय फंक्शनल डेमोक्रेसी है। उस डेमोक्रेसी के अंदर जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, हम लोगों की जिम्मेवारी मित्रों और बढ़ता है, और विशेष करके दिल्ली विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी और बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी एक छोटी शब्द बार बार हम सबके सामने कहते हैं, देश के सामने कहते हैं, यही समय सही समय, आज की मोमेंट इंडिया's मोमेंट। इस मोमेंट को हम लोग जिए, जिम्मेवारी निभाएं। प्रधानमंत्री दूसरी सी छोटी बात कहते हैं, मित्रों ये देश लंबे समय तक अधिकार की बात कही है, राइट्स की बात कही है। मित्रों, किसी की राइट्स, किसी की अधिकार सुरक्षित होती है, 10 लोगों की अधिकार सुरक्षित होती है, कोई एक व्यक्ति जिम्मेवारी लेता है। तो अमृत काल में दिल्ली विश्वविद्यालय देश की जिम्मेवारी ले, इसी अपेक्षा के साथ मैं प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।